सो हेलो एवरीवन। हम लोग अपना चैप्टर कंटिन्यू कर रहे थे, चैप्टर नंबर 12 एटम्स। आज हमारा दूसरा लेक्चर है हमारे इस नए चैप्टर का, एटम्स का। तो हेलो एवरीवन, माय नेम इज वैभव तिवड़े, आई एम फ्रॉम ट्रिपल आईटी सिटी। आई मेरे जेई में रैंक था 39,700। तो हम लोग अपना नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, मतलब इस चैप्टर का दूसरा लेक्चर स्टार्ट करते हैं, एटम्स। तो कल हमने एटम्स का ओवरव्यू ओवरव्यू लिया था कि एटम्स होता क्या है। इसमें इंट्रोडक्शन पढ़ा था, फिर हम लोगों ने दो मॉडल के बारे में पढ़ा था इसमें। एक होता है जेजे थॉमसन मॉडल और एक होता है रदरफोर्ड मॉडल। जेजे थॉमसन का मॉडल बहुत ज्यादा वो था, अलग रदरफोर्ड मॉडल से, और हम लोग जो फॉलो करते हैं वो कुछ टाइप का रदरफोर्ड मॉडल जैसा है। ये हम लोग ने देखा था। फिर हम लोग ने जेजे थॉमसन कैसा दिखता है, क्या होता है, ये पढ़ा था। फिर रदरफोर्ड के अपन लोगों ने ये वाला एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ा था, कौन सा, ये अल्फा पार्टिकल वाला, ये अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एंड रदरफोर्ड्स न्यूक्लियर मॉडल के बारे में पढ़ा था, ये 12.2 में। तो फिर हम लोगों ने इसको खत्म किया था। फिर हम लोग इसका गोल्ड फॉइल वगैरह देखे थे। फिर हम लोग ने कुछ फॉर्मूला डिराइव किया था कि कितना फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा। फिर हम लोग ने एक क्वेश्चन भी सॉल्व किया था, जिसमें जहां तक क्वेश्चन यही था, अ, हाँ ये था, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द क्लोजेस्ट अप्रोच। इसका क्वेश्चन आने के थोड़े चांसेस रहते हैं, तो ये वाला एग्जाम्पल पे थोड़ा ध्यान देना है। तो हम लोगों ने कुछ कुछ फॉर्मूला वगैरह डिराइव किया था। फिर हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट खत्म किया था कि अगर हमारे पास आर है तो हम लोग उसकी वेलोसिटी निकाल सकते हैं, और उसकी वेलोसिटी तो हम लोग उसका आर निकाल सकते हैं। फिर हम लोगों ने थोड़ी एनर्जी के टर्म्स से बात करी थी, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, टोटल एनर्जी क्या होती है। फिर हम लोग ने एक एग्जांपल सॉल्व किया था 12.3। तो ये पूरा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। फिर यूनिट कन्वर्जन था, और हमने वही फॉर्मूला अप्लाई करा था। फिर आज हमारा टॉपिक है 12.3, तो हम लोग आज यहाँ से स्टार्ट करेंगे एटॉमिक स्पेक्ट्रा। तो आज हमारा प्लान है, ये एटॉमिक स्पेक्ट्रा एकदम छोटा सा टॉपिक है, इसको फिनिश करेंगे। फिर उसके बाद बोर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम पे जाएंगे। जो बोर मॉडल है, आज हम लोग इसी को फॉलो करते हैं। ये रदरफोर्ड जैसा ही है कुछ कुछ, पर ये हम देखेंगे उससे कितना डिफरेंट है, उसमें क्या चेंजेस है, ये वो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो आज का हमारा प्लान रहेगा कि 12.3 और 12.4 फिनिश करना है। तो 12.3 एटॉमिक स्पेक्ट्रा। ओके, तो एटॉमिक स्पेक्ट्रम में हम लोग इस चीज की बात करेंगे, जैसे कि मैंने आपसे पहले कहा था कि कोई एटम है, उसमें प्रोटॉन है, उसके आजू बाजू इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहे हैं। तो इसके रोटेशन से, इसके वाइब्रेशन से जो रेडिएशन इमिट होंगे, हम लोग यहाँ पे उसी की बात करने वाले हैं। जो रेडिएशन इमिट हो रहे हैं, किस टाइप के रेडिएशन इमिट होंगे, उनकी वेवलेंथ क्या होगी, उनकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ये सब हम लोग इस टॉपिक में बात करने वाले हैं। तो as mentioned in section 12.1, each element has a characteristic spectrum of radiation which it emits. When an atomic gas or vapor is excited at low pressure, usually by passing an electric current through it, it emitted radiation has a spectrum which contains certain specific wavelengths only. जैसे मैंने आपको बताया कि हर एटम अपनी अपनी वेवलेंथ की रेडिएशन एमिट करता है, तो हम लोग इस टॉपिक में यही पढ़ेंगे कि क्या करता है, कैसे करता है। The spectrum of this kind is termed as emission line spectrum, and it consists of bright lines on a dark background. तो बता रहे हैं कि इसको ऐसे शो करते हैं जैसे आप ये डार्क लाइन देख सक रहे हैं, ये है उसकी वेवलेंथ, किसकी इमिटेड रेडिएशन। द स्पेक्ट्रम इमिटेड बाय एटॉमिक हाइड्रोजन इज शोन इन फिगर 12.4 12.5 इमिशन लाइंस इन द स्पेक्ट्रम ऑफ द हाइड्रोजन। जैसे ये हाइड्रोजन का अपना एटम है, तो उससे कौन सी वेवलेंथ की रेडिएशन निकलेगी, ये देखो 91 एनएम है, 122 एनएम है, 365 एनएम है। तो क्या है, पर्टिकुलर एटम से पर्टिकुलर टाइप्स की ही रेडिएशन इमिट होती है। स्टडी ऑफ इमिशन लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ अ मटेरियल कैन देयरफॉर सर्व एज अ टाइप ऑफ फिंगरप्रिंट फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ द गैस। जहाँ पे बहुत ज्यादा डीप बात लिखी हुई है कि एटम से जिस टाइप की गैस इमिट हो रही है, उससे हम लोग उस एटम के बारे में पता लगा सकते हैं। जैसे ये अपना हाइड्रोजन है, इससे ए टाइप की रेडिएशन, बी टाइप की रेडिएशन और सी टाइप की रेडिएशन इमिट हो रही है। तो अपने को ये पता रहेगा कि ए टाइप, बी टाइप और सी टाइप जब साथ में इमिट होते हैं, मतलब ये जो एटम है हाइड्रोजन है। ऐसे कोई दूसरा अपन एटम ले लेते हैं नाइट्रोजन का, तो उससे क्या पता कुछ दूसरी गैसेस इमिट हो रही है, ए हो रही होगी, डी इमिट हो रही होगी, और ई। तो जब ये तीन का कॉम्बिनेशन होगा तो हम कंफर्म हो जाएगा कि यहाँ पे नाइट्रोजन का एटम है, यहाँ पे हाइड्रोजन का एटम। तो यहाँ पे यही बात लिखी हुई है कि इट सर्व्स एज एन fingerprint for identification of the gas. When white light passes through a gas and we analyze the transmitted light using a spectrometer, we find some dark lines in the spectrum. These dark lines
correspond precisely to those wavelengths which were found in the emission line spectrum of the gas. This is called absorption spectrum of the material of the gas. ये वही बता रहा है कि जब अपनी स्क्रीन पे वो जो ब्राइट लाइन की बात कर रहे थे हम लोग, कंसिस्ट ऑफ ब्राइट लाइन, फिर उसके ऊपर से हम लोग ने एक गैस पास करी, वी एनालाइज द ट्रांसमिटेड लाइट यूजिंग अ स्पेक्ट्रोमीटर, फिर अपन लोगों ने स्पेक्ट्रोमीटर से एक लाइट इमिट करी, तो जो ब्राइट लाइन थी वो डार्क लाइन में इस टाइप के जो हाइड्रोजन में जैसे यहाँ पे गिवन है, ये ऐसे टाइप के वो फॉर्म हो गए। तो यहाँ से हमको पता चला कि रेडिएशन कौन से एमिट हो रहा है। तो इसी की डेफिनेशन लिखी हुई है, इसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। मतलब पहले व्हाइट लाइट थी, फिर उसके ऊपर अपन लोगों ने स्पेक्ट्रोमीटर से कुछ इमिट किया, कुछ लाइट इमिट की, तो उसके बाद वो लाइंस डार्क। तो हम लोग आगे पढ़ेंगे कि किस टाइप की वेवलेंथ किस टाइप के एटम से रिलीज होती है। चैप्टर में आगे आएगा ये, यहाँ पे इस टॉपिक में एनर्जी लेवल्स, तो ये हम आगे पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं 12.4। 12.3 में कुछ नहीं, उसने बस इतना बताया कि पर्टिकुलर एटम से पर्टिकुलर टाइप की ही गैसेस रिलीज होती है। तो हम लोग पढ़ते हैं अभी बोर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन। पहले अपन ने पढ़ा था जीजे थॉमसन, फिर हम लोग पढ़ते थे रदरफोर्ड पे। रदरफोर्ड ने बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन की थी, पर कुछ चीजें अभी भी एक्सप्लेन नहीं हुई थी, फिर उसके बाद आया बोर मॉडल। ये अभी तक माना जाता है ये वाला मॉडल, और ये बहुत ज्यादा अच्छा मॉडल था। मतलब एकदम क्लियर था, इसमें इन लोग बोर ने जो था सारे क्वेश्चंस के आंसर बता दिए थे कि क्या कैसे हो रहा है ये सब। So the model of the atom proposed by Rutherford assumed that the atom consisting of a central nucleus and revolving electron is stable, much like sun-planet system. जैसा कि मैंने कहा था कि रदरफोर्ड ने जो अपना एटम है उसको सन और प्लेनेट सिस्टम से कंपेयर किया था, कि जैसे अपने प्लेनेट सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, वैसे इलेक्ट्रॉन अपने प्रोटॉन या फिर न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते रहते हैं। However, there are some fundamental differences between the two situations. While the planetary system is held by the gravitational force, the nucleus electron system being charged objects interact by Coulomb's law of force. We note that an object which moves in a circle is being constantly accelerated, the acceleration being centripetal in nature. According to classical electromagnetic theory, an accelerating charged particles emits radiation in the form of electromagnetic waves. The energy of an accelerating electron should therefore continuously decrease. The electron would spirally inward and eventually fall into the nucleus. 12.6 फिगर। तो यहाँ पे इन लोगों ने कहा, मतलब जब रदरफोर्ड ने अपना मॉडल दिया था, तो रदरफोर्ड का मॉडल हम लोग ड्रॉ करते हैं। उसमें ये था कि प्रोटॉन है और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है रोटेट कर रहा है। तो लोगों का ये कहना था, जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रोटेट कर रहा है, जो अपनी अर्थ और सन जो होता है, जो हो गया अपनी अर्थ और ये हो गया सन, ये इसके अराउंड इसलिए रोटेट करते जाती है क्योंकि यहाँ पे एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन होता है, दैट्स वाई यहाँ पे सेंट्रीपिटल लगता है, तो ये इसके अराउंड ऐसे मूव करते जाती है। उसमें एक्सीलरेशन होता है, उसका कभी डेसिलेशन नहीं होता। पर उन्होंने कहा यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, यहाँ पे तो अपन लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इमिट कर रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इमिट कर रहे हैं, और यहाँ पे तो कुछ होता भी नहीं, और ऊपर से इसमें नेगेटिव चार्ज है और इसमें पॉजिटिव चार्ज है। तो एक टाइम आना चाहिए जब इसका एनर्जी डिक्रीज होते 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 ये ऐसे रोटेट करा है, फिर थोड़ी देर में ऐसे रोटेट करेगा, फिर ऐसे रोटेट करके एक टाइम पे इसमें समझ आना चाहिए, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है। तो रदरफोर्ड इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे कि इसमें एनर्जी का जो है कहते हैं हमेशा एक्सेलरेटेड कैसे रहेगा, ये यहाँ पे जाके मिल क्यों नहीं पा रहा है। तो रदरफोर्ड इसका आंसर नहीं कर पाए थे। तो यहाँ पर दस सच एन एटम कैन नॉट बी स्टेबल, तो एटम तो स्टेबल रहेगा ही नहीं, क्योंकि जब प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे तो सबको न्यूट्रलाइज हो जाएगा, और अपना जो एलिमेंट है वो तो एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो further, according to the classical electromagnetic theory, the frequency of an electromagnetic waves emitted by the revolving electrons is equal to the frequency of revolution. As the electrons spiral inward, their angular velocities and hence their frequencies would change continuously. So will the frequency of the light emitted. Thus, they would emit a continuous spectrum in contraction of the line spectrum actually observed. Clearly, Rutherford model tells only a part of the story, implying that the classical ideas are not sufficient to explain the atomic structure. तो रदरफोर्ड ने समझाया तो ठीक था, पर उनकी थ्योरी पूरी सफिशिएंट नहीं थी
कि वो ये वाला जो हमने बताया कि उसमें एक्सीलरेशन कंटिन्यूअसली क्यों है, एक्सीलरेशन जो है वो कंटिन्यूअस क्यों है, क्योंकि जब ये अराउंड रोटेशन कर रहा है और ये रेडिएशन इमिट कर रहा है, तो एक टाइम आना चाहिए कि ये धीरे 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 इसके न्यूक्लियस में समा जाना चाहिए, और पॉजिटिव चार्ज जो है नेगेटिव चार्ज के साथ मिलके इसको एटम को न्यूट्रलाइज कर देना चाहिए, और अपना जो एलिमेंट है वो बनना ही नहीं चाहिए। तो वो कुछ भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, तो हमारे जो बोर साइंटिस्ट है उन्होंने कुछ कुछ एक्सप्लेन किया था। तो चलिए यहाँ पे एक एग्जांपल है, उसको सॉल्व करते हैं। अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, calculate the initial frequency of the light emitted by the electron revolving around a proton in a hydrogen gas। तो हो रहा है कि इनिशियल यहाँ पे इसने वर्ड यूज किया है, क्यों? क्योंकि अपन ने रदरफोर्ड की जो थ्योरी थी उसमें था ये उसका ऑर्बिट। इनिशियल इसलिए बोल रहा है क्योंकि जो सबसे बड़ा वाला ऑर्बिट है उसकी बात करेंगे, तो फिर अगर धीरे धीरे तो ये ऐसे ऐसे जाके इसमें समझ आएगा, तो इसलिए ये इनिशियल की बात कर रहा है, तो ये सबसे बड़े वाले रेडियस की बात कर रहा है। तो अपने को यही निकालना है, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इमिटेड बाय द इलेक्ट्रॉन। तो अपने पास एक फॉर्मूला है। फॉर एग्जांपल 20.3, we know that the velocity of electron moving around a proton in hydrogen atom in an orbit of radius 5.3 into 10 to the power of minus 11 meter is to 2.2 into 10 to the power of minus 6 मीटर पर सेकंड। ये ऊपर वाले एग्जांपल से इसने डाटा लिया है कि रेडियस वेलोसिटी कितनी होगी, जैसे कि यहाँ पे गिवन है ये वेलोसिटी होगी और उसका रेडियस होगा इतना, और से इलेक्ट्रॉन की दूरी न्यूक्लियस से इतनी है, कितनी 5.3 इंटू 10 टू द पावर ऑफ माइनस 11, तो उसकी वेलोसिटी इतनी होगी। तो ये अपन ने 12.3 में कैलकुलेट कर लिया था, तो इसने इसका डायरेक्ट यूज करा। तो फ्रीक्वेंसी होती है 5। हाँ, ऐसे कुछ। तो ये अपनी वेलोसिटी हो जाएगी, v इज टू वेलोसिटी, ये 2 पाई आर उसका पाथ हो गया, मतलब टोटल इसका सर्कमफेरेंस हो गया 2 पाई आर, तो इसको डिस्टेंस ले लेंगे। और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी मतलब 1/t होता, सॉरी 1/t, तो अपने उसको फ्रीक्वेंसी ले लिया। तो यहाँ पे अपना बेसिक वाला फॉर्मूला लगेगा, स्पीड इज टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ से फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 2.2 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 6 डिवाइड बाय 2 पाई 5.3 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर ऑफ माइनस 11। तो यहाँ से नियरली आता है 6.6 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 15 हर्ट्ज। So, according to the classical electromagnetic theory, we know that the frequency of the electromagnetic waves emitted by the revolving electron is equal to the frequency of its revolution around the nucleus. Thus, the initial frequency of the light emitted is 6.6 into 10 to the power of minus 15। जैसे कि हमने अभी अभी ऊपर पढ़ा था, जो इनिशियल फ्रीक्वेंसी होगी उसके रोटेशन की, इनिशियल फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन वो किसके इक्वल होगी? फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट दैट हैज बीन emitted। तो आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ से अपने बोर मॉडल का डिस्कशन स्टार्ट होगा। इट वाज नील बोर 1885 to 1962 who made certain modifications in this model by adding the idea of the newly developing quantum hypothesis। Niels Bohr studied in Rutherford's laboratory for several months in 1912। जो अपने बोर थे उन्होंने रदरफोर्ड की लेबोरेटरी में उनके डॉक्यूमेंट्स और जो थ्योरी थी उस पर स्टडी की थी। ही वाज कन्विंस्ड अबाउट द वैलिडिटी ऑफ रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल। वो जो रदरफोर्ड का जो न्यूक्लियर मॉडल था वो उस ये रहा न्यूक्लियर मॉडल ऑफ रदरफोर्ड। ये जो मॉडल था बोर ने इसके ऊपर स्टडी करी और वो कन्विंस थी कि हाँ ये मॉडल होगा, पर जो ड्रॉबैक था, चाह रहे थे कि उसको वो एक्सप्लेनेशन दे, तो वो उसका एक्सप्लेनेशन देंगे अपने क्वांटम हाइपोथेसिस से। Faced with the dilemma as discussed above, Bohr in 1913 concluded that in spite of the success of electromagnetic theory in explaining large-scale phenomena, it could not be applied to the processes to the atomic scale। It became clear that fairly radical departure from the established principle of classical mechanics and electromagnetics would be needed to understand the structure of atoms and the relation of atomic structure to atomic spectra। Bohr combines classical and early quantum concepts and gave his theory in the form of थ्री postulates। these are, तो इसको बोलते हैं बोर के पोस्टुलेट थ्री।
पोस्टुलेट्स 1 2 3 थोड़े इंपॉर्टेंट है और इसमें थोड़े फॉर्मूला वगैरह भी है, याद रखें। तो इसकी स्टडी मारेंगे हम लोग। Bohr's first postulate was that an electron in an atom could revolve in certain stable orbits without the emission of radiant energy. इसका पहला पोस्टुलेट था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो अपने एक पर्टिकुलर स्टेबल ऑर्बिट में रोटेट करेगा, मतलब यहाँ का इलेक्ट्रॉन यही रोटेट करेगा और यहाँ का इलेक्ट्रॉन यही रोटेट करेगा विदाउट द इमिशन ऑफ रेडिएंट एनर्जी। ये कोई एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा, कोई एनर्जी रेडिएट ही नहीं करेगा ड्यूरिंग रिवॉल्व, कॉन्ट्ररी टू द प्रिडिक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। मतलब इन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी का मना करते हुए कहा कि ये एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा, ये सिर्फ रिवॉल्व करेगा। अकॉर्डिंग टू दिस पोस्टुलेट ईच एटम हैज सर्टेन डेफिनेट स्टेबल स्टेट इन विच it can exist and each possible state has definite total energy. These are called stationary states of an atom. इन्होंने कहा कि जो एनर्जी होती है टोटल एनर्जी वो हमेशा कंजर्व रहती है, तो ये एनर्जी रेडिएट ही नहीं करे तो ये हमेशा इसी पाथ में रोटेट करते जाएंगे, कभी पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज कोलैप्स नहीं करेंगे और एटम जो है न्यूट्रल नहीं होगा। ये इनका पहला पॉस्टुलेट था। Bohr's second postulate defines these special, stable orbits. This postulate states that the electron revolves around the nucleus only in those orbits for which the angular momentum in some integral multiple of h by 2 pi. ये थोड़ा एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है कि h by 2 pi इसी के जो इंटीग्रल मल्टीपल है, जैसे 1 h by 2 pi, 2 h by 2 pi, 3 h by 2 pi, इसी के जो एंगुलर मोमेंटम है एल, एंगुलर मोमेंटम को एल से डिनोट करेंगे। एल इक्वल या तो h/2 पाई हो या तो 2h/2 पाई हो या फिर 3h/2 पाई हो। इतने एंगुलर मोमेंटम से अपना जो इलेक्ट्रॉन है इसी ऑर्बिट में रोटेट करेगा, ना ही इससे ऊपर होगा ना ही इससे नीचे होगा। तो वेयर एच इज द प्लैंक्स कांस्टेंट, एच की वैल्यू गिवन है अपने पास, एच एक कांस्टेंट है जिसको हम प्लैंक्स कांस्टेंट बोलते हैं, और 2 पाई भी अपना एक कांस्टेंट है। तो अपना जो एंगुलर मोमेंटम है वो कांस्टेंट रहेगा फॉर अ पर्टिकुलर ऑर्बिट। Thus, the angular momentum of the orbit electron is quantized, that is L is equal to nh upon 2 pi. तो यहाँ पे अपने पास एक फॉर्मूला आता है L is equal to nh upon 2 pi, where n is integer. इसका सेकंड पोस्टुलेट था। फर्स्ट था कि ये कोई एनर्जी इमिट नहीं कर रहा है, ये अपने ऑर्बिट में बस ऐसे ही घूम रहा है। फिर थर्ड वाला आता है पोस्ट हर्स्ट पोस्टुलेट incorporated into atomic theory the early quantum concepts that had been developed by Planck and Einstein. तो बोर का जो थर्ड पोस्टुलेट था वो उन्होंने प्लैंक थ्योरी और आइंस्टाइन की थ्योरी से लिया था। इस इट इट स्टेट दैट एन इलेक्ट्रॉन माइट मेक अ ट्रांजिशन फ्रॉम वन ऑफ इट्स स्पेसिफाइड नॉन रेडिएटिंग ऑर्बिट टू अनदर ऑफ लोअर एनर्जी। When it does so, a photon is emitted having energy equal to the energy difference between the initial and final state. The frequency of the emitted photon is given by h nu ei minus ef. तो ये थर्ड पोस्टुलेट थोड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ये गिवन है कि कोई ये प्रोटॉन है अपना पॉजिटिव चार्ज, इसका जो है इलेक्ट्रॉन रोटेट कर, यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन है वो अपने नीचे वाले एनर्जी, मतलब इससे नीचे ये जो लेवल है इसमें जंप कर सकता है, ऊपर वाले में नहीं, नीचे ऊपर वाले एनर्जी में जंप नहीं कर सकता, नीचे वाले एनर्जी में जंप कर सकता है। तो इसको जंप करने के लिए क्या होगा, क्योंकि इसकी एनर्जी कम है और इसकी एनर्जी ज्यादा है, तो जब ये कम एनर्जी वाले ऑर्बिट में जंप करेगा तो इसमें से फोटोन रिलीज होना चाहिए कुछ एनर्जी का, जो इन दोनों का डिफरेंस होगा, एनर्जी डिफरेंस। तो फोटोन की एनर्जी हो जाएगी ई आई माइनस ई एफ, एच न्यू इज टू ई आई, जो इनिशियल उसका था ऑर्बिट माइनस ई एफ। तो ये इनिशियल ऑर्बिट माइनस एनर्जी ऑफ फाइनल ऑर्बिट इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ फोटोन। एनर्जी ऑफ फोटोन क्या होता है, ई न्यू, सॉरी एच न्यू। तो एच यहाँ पे प्लैंक्स कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू है 6.6 इंटू 10⁻⁻30। सो यहाँ पर वही गिवन है
ई आई इज ऑलवेज ग्रेटर देन ई एफ, क्योंकि जो अपना बाहर वाला ऑर्बिट होता है उसकी एनर्जी ज्यादा होती है अंदर वाला से। तो ये अपने तीन पोस्टुलेट हो गए बोर के। तो अपने पास इससे दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आया, एक आया एल इज इक्वल टू एन एच अपॉन टू पाई, और एक आया एच न्यू इज इक्वल टू ई आई माइनस ई एफ। तो अब यहाँ पे हाइड्रोजन एटम का एग्जांपल है, गिव द एक्सप्रेशन टू डिटरमिन द एनर्जी ऑफ डिफरेंट एनर्जी स्टेट्स, बट then this equation requires the radius r of the electron orbit to calculate r. Bohr's second postulate about the angular momentum of the electron, the quantization condition is used. The radius of nth possible orbit thus found is, तो यहाँ से हम लोग को r मिला, r इज होता है n स्क्वायर बाय m h स्क्वायर बाय 2 पाई 4 पाई x नॉट अपॉन e स्क्वायर e टू द पावर ऑफ 4। तो ये अपना फॉर्मूला आया रेडियस का यहाँ से, जो अपन ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था इससे, कि ई स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम वी स्क्वायर। तो अपन ने इसको एंगुलर मोमेंटम वाले फॉर्मूले में वैल्यू सब पुट किया। हम्म तो यहाँ पे तीन फॉर्मूले यूज हुए इस रिलेशन को डिराइव करने के लिए। एक ये एल इज टू एन एच अपॉन टू पाई जो एंगुलर मोमेंटम है, और एक अपना रेडियस वाला फॉर्मूला। तो यहाँ से अपना रिजल्ट आता है आर इज इक्वल टू एन स्क्वायर बाय एम एच स्क्वायर बाय 2 पाई 4 पाई एप्सिलॉन बाय ई स्क्वायर। तो अब नीचे चलते हैं। टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द स्टेशनरी स्टेट्स ऑफ द हाइड्रोजन एटम कैन बी ऑब्टेन्ड बाय सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ ऑर्बिटल रेडियस इन इक्वेशन 12.4। तो यहाँ से टोटल एनर्जी आती है अपने पास इन एन ऑर्बिट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन माइनस ऑफ एम ई टू द पावर ऑफ 4 अपॉन में एक एन स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर। तो यहाँ पे अपना एम का वैल्यू पुट करेंगे, ई का वैल्यू पुट करेंगे, इन कांस्टेंट है, एट भी कांस्टेंट है, एन अपना वेरिएबल है, एफ नॉट और एच ये दोनों कांस्टेंट है। तो यहाँ से टोटल ई एन का वैल्यू आएगा माइनस ऑफ 2.18 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -18 अपॉन एन स्क्वायर जूल। तो जूल को हम लोग ईवी में कन्वर्ट करेंगे, तो एनर्जी आ जाएगी अपनी माइनस ऑफ 13.6 अपॉन एन स्क्वायर ईवी। तो ये जो एनर्जी है nth ऑर्बिटल की एनर्जी, जो अपना n था वो अपना तो इंटीजर था, इंटीजर। तो एनर्जी ऑफ एन ऑर्बिट जिसका n वेरिएबल है, n हो जाएगा +-1 +-2 +-3। तो अपन लोग n की वैल्यू चेंज कर जाएंगे तो अपने पास अलग अलग ऑर्बिट की अलग अलग एनर्जी ऑब्टेन होगी। The negative sign of the total energy of an electron moving in an orbit means that the electron is bound with the nucleus. Energy will thus be required to remove the electron from the hydrogen atom to a distance infinitely far away from its nucleus. तो ये जो माइनस साइन डिनोट कर रहा है वो बता रहा है कि इतनी एनर्जी अपने को चाहिए जब अपने को इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से दूर ले जाना है। तो 12.4.1 एनर्जी लेवल्स। तो अपना ये वाला फॉर्मूला जो अभी अपने डिराइव किया ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, एनर्जी इज टू -13.6 by n square ev। The energy of an atom is the least, मतलब largest negative value when its electron is revolving in an orbit closest to the nucleus, that is one for which n is equal to 1, for n is equal to 2 3 the absolute value of the energy is smaller। मतलब यहाँ पे नेगेटिव साइन है, जैसे जैसे n इंक्रीज करता जाएगा तो इसका एब्सोल्यूट वैल्यू डिक्रीज करता जाएगा, और ये नेगेटिव साइन के कारण इसका जो है वैल्यू इंक्रीज करता जाएगा। Hence the energy is progressively
larger in the outer orbits. मतलब इन नेगेटिव साइन के कारण जो एनर्जी है बाहर वाले ऑर्बिट में ज्यादा होगी और अंदर वाले ऑर्बिट में कम होगी. As the energy is progressively larger in the outer orbit, the lowest state of an atom is called the ground state. जहाँ पे n की वैल्यू अपनी 1 होगी उसको बोलेंगे हम लोग ग्राउंड स्टेट. Is that the lowest energy and electron revolving in the orbit of smallest radius is the Bohr radius a naught. The energy of this state is -13.6. जैसे हम लोग यहाँ पे n की वैल्यू अगर 1 पुट करेंगे तो एनर्जी आ जाएगी अपनी -13.6 eV. इट इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी. जो अपनी n इज टू 1 पे जो एनर्जी होती है उसको बोलते हैं हम लोग आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ एन हाइड्रोजन एटम. This prediction of the Bohr's model is an excellent agreement with the experimental value of ionization energy. तो E की जो वैल्यू है वो आयोनाइजेशन एनर्जी के साथ मैच कर गई. तो इनका जो थियरी था उसको मान लिया गया. At room temperature, most of the hydrogen atoms are in ground state. मतलब ground state में मतलब उनकी एनर्जी है -13.6 eV. When a hydrogen atom receives energy, acquires sufficient energy to raise the electron to higher energy state, the atom is then said to be excited state. So equation 12.10, n is equals to the energy E2 is -3.4 electron volt. जब यहाँ पे अपन n का वैल्यू 2 रखेंगे, E is equals to minus of 13.6 डिवाइड बाय n स्क्वायर. जब n की वैल्यू 2 रहेगी तो E की वैल्यू आ जाएगी -3.4 electron volt. It means that the energy required to excite an electron in a hydrogen atom to its first excited state is an energy equal to E2 minus E1. तो ये बोल रहा है कि इस जो सेकंड वाला ऑर्बिट है मतलब यहाँ पे हो जाएगा अपना n इज टू 1 और ये हो जाएगा n इज टू 2. तो यहाँ पे एनर्जी थी 13.6 और यहाँ पे एनर्जी थी 3.4. तो जब अपने को यहाँ से एटम एक्साइट करके यहाँ डालना है मतलब लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी लेवल पे डालना है तो कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी. तो अपन करेंगे -3.4 माइनस ऑफ 13.6. तो यहाँ से अपने पास आ जाएगा वैल्यू 10.2 eV. तो अपने को 10.2 इलेक्ट्रो वोल्ट एनर्जी देनी पड़ेगी और अपने को एटम में जो है इलेक्ट्रॉन उसको एक्साइट करवाना है. तो इसको बोलते हैं एक्साइटेशन एनर्जी. सिमिलरली E3 इज 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. जब अपन n की वैल्यू 3 डालेंगे किसमें इज इक्वल टू 13.6 बाय 3 स्क्वायर. तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा 1.5 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो जब अपने को फर्स्ट ऑर्बिट से एक्साइट करके अपने को थर्ड ऑर्बिट में लाना है तो इसको एक्साइटेशन एनर्जी लगेगी -1.51 माइनस ऑफ 13.6. तो इसका वैल्यू आ जाएगा अपने पास 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो फर्स्ट ऑर्बिट से थर्ड ऑर्बिट में लाने के लिए हमको एनर्जी लगेगी 12.09 इलेक्ट्रॉन. और टू एक्साइट द हाइड्रोजन एटम फ्रॉम इट्स ग्राउंड स्टेट टू सेकंड एक्साइटेड स्टेट 12.09. तो एक बार टर्मिनोलॉजी फिर से पढ़ लेते हैं. ये अपना न्यूक्लियस है जो n इज इक्वल टू 1 रहता है इसको ग्राउंड स्टेट कहते हैं. n इज इक्वल टू है अपना फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट. ये कंफ्यूज होते हैं यहाँ पे. और ये n इज इक्वल टू 3 होता है सेकंड एक्साइटेड स्टेट. ये होगा अपना ग्राउंड. ये होगा फर्स्ट एक्साइटेड. ये होगा सेकंड एक्साइटेड स्टेट. तो यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाता है कि जब n इज टू 1 है तो ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट होगा. नहीं ऐसा नहीं होता है. And so, from this excited state, the electron can then fall back to the state of lower energy, emitting the photons in the process. जैसे हमने बताया था अर्थ ऊपर वाली एनर्जी लेवल से नीचे वाले एनर्जी लेवल पे जाना तो इसको एनर्जी रिलीज करनी पड़ेगी. और वो एनर्जी कितना होगा h इक्वल टू इनिशियल माइनस E ऑफ फाइनल. Thus, as the excitation of hydrogen atom increases,
the value of minimum energy required to free the electron from the excited atom decreases. जैसे जैसे इसकी एनर्जी इंक्रीज होगी, मतलब ये बाहर वाले ऑर्बिट में जाते जाएगा, जैसे अपना ये एन इज इक्वल टू 4 हो गया, यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन है इसको फ्री करवाना ज्यादा इजी होगा एज कम्पेयर टू एन इज इक्वल टू 1, क्योंकि इसको ज्यादा एनर्जी अपने को देनी पड़ेगी जब अपने को इसको इन्फिनिटी डिस्टेंस पे ले जाना है, और यहाँ पे कम एनर्जी देनी पड़ेगी। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है, द एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर द स्टेशनरी states hydrogen atom computed from equation 12.1 is given in the figure 12.7। तो ये अपना फिगर 12.7 है, ये थोड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको देखेंगे कि जब n इज टू 1 रहता है इसको बोलते हैं ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट, यहाँ पे एनर्जी कितनी थी, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर जो अपनी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट थी, यहाँ पे था अपना -3.4 eV व्हेन n इज टू 2। एन इज टू 3 पे अपना आया था -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये क्या था, सेकंड एक्साइटेड स्टेट। ये आपको डाटा याद रहना चाहिए। थर्ड एक्साइटेड स्टेट था -0.85 electron volt when n is equal. The highest energy state corresponds to n is equal to infinity and has an energy of 0 electron volt। तो जब यहाँ पे इस फॉर्मूले में कौन सा, ये वाला E is equal to 13.6 by n स्क्वायर, n की वैल्यू इन्फिनिटी होगी, तो अपना जो होल टर्म है एनर्जी कितनी हो जाएगी, 0। मतलब जो अपना n इज इक्वल टू इन्फिनिटी, जो अपने न्यूक्लियस से बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे उसको एक्साइट कराने के लिए जो एनर्जी है वो 0 रिक्वायर्ड है, क्योंकि उस पर कोई न्यूक्लियस का अट्रैक्शन ही नहीं होगा। दैट्स व्हाई ऑब्जर्व हाउ द एनर्जीज ऑफ एक्साइटेड स्टेट कम क्लोजर एंड क्लोजर टुगेदर एज n इंक्रीजेस। अब हम लोग 12.5 स्टार्ट करेंगे। तो एक बार समराइज कर लेता, अपन लोगों ने 12.3 और 12.4 में क्या पढ़ा है अभी तक। ओके, सो 12.3 में अपन लोग ने स्टार्ट किया था, तो अपने को ये पता चला था कि जो अलग अलग एटम है, डिफरेंट एटम प्रोड्यूसेस डिफरेंट वेवलेंथ, सॉरी डिफरेंट एटम प्रोड्यूसेस रेडिएशन ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ। मतलब जो डिफरेंट एटम होते हैं वो डिफरेंट टाइप के रेडिएशन एमिट करते हैं, तो उनका वेवलेंथ भी डिफरेंट होता है। तो हम लोग इस प्रॉपर्टी से अलग अलग जो एटम है उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा एटम किस टाइप के वेवलेंथ के रेडिएशन एमिट कर रहा है, तो हम लोग पर्टिकुलरली बता सकते हैं कि ये वाले एटम से एमिट हो रहा है। तो हम लोग 12.4 पे पहुंचा था, बोर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो बोर ने अपने 3 पोस्टुलेट दिए थे, जिससे वो रदरफोर्ड मॉडल के जो ड्रॉबैक थे कि जो एनर्जी है ऑफ इलेक्ट्रॉन वो धीरे धीरे डिक्रीज कर जाएगा, तो उसके लिए बोर ने 3 पोस्टुलेट दिए थे कि ऐसा नहीं होता है कि जो अपने जो इलेक्ट्रॉन होते हैं जब वो रोटेट करते हैं तो वो इमिशन ऑफ रेडिएंट एनर्जी नहीं करते हैं, मतलब किसी टाइप का रेडिएशन एमिट नहीं करता है। और दूसरा पोस्टुलेट था कि जो अपना एंगुलर मोमेंटम होता है एल, वो हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 पाई के होता है। तो ये अपना इंपॉर्टेंट फॉर्मूला था। तो फिर हम लोग ने इससे कुछ कुछ निकाला था, जिसमें h जो अपना था वो प्लैंक्स कांस्टेंट था, जिसकी वैल्यू थी 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल से। तो जो अपना थर्ड पोस्टुलेट था कि जब अपना जो इलेक्ट्रॉन है वो हाइयर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में आता है, तो वो किसी फ्रीक्वेंसी या फिर किसी एनर्जी का वो फोटोन रिलीज करता है, जिसकी एनर्जी होती है इनिशियल माइनस ई फाइनल। मतलब जो बाहर वाले ऑर्बिट होते हैं उनकी एनर्जी ज्यादा होती है, तो इनिशियल की वैल्यू ज्यादा होगी, और अंदर वाले ऑर्बिट की वैल्यू कम होती है एनर्जी की, तो वो कम होगी। तो इसकी एक पॉजिटिव वैल्यू आएगी अपने पास, जो कि एच न्यू की इक्वल हो जाएगी। एच न्यू क्या है, एनर्जी ऑफ दैट फोटोन दैट हैज बीन रिलीज। फिर हम लोग ने यहाँ से एक इंपॉर्टेंट वाला रिजल्ट डिराइव किया था, energy of an particular orbit is minus of 13.6 divided by n square, where n is the number of orbit, कौन से नंबर के ऑर्बिट है।
इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अपन लोग ने यहाँ पे एन की वैल्यू चेंज करते गए थे तो अपने पास आया था 1। फिर ई की वैल्यू आई थी -3.5, फिर आई थी -1.51, फिर आई थी 0.85 समथिंग। तो अपनी एनर्जी आई थी। फिर हम लोग ने एनर्जी लेवल्स पढ़ा था कि जब लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी में जाता है तो उसको एनर्जी देनी पड़ती है। यहाँ से यहाँ जाने के लिए एनर्जी देनी पड़ती है और यहाँ से यहाँ जाने के लिए एनर्जी रिलीज करनी पड़ती है। तो और जब आर इज इंफिनिटी होता है तो उसका जो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन जो होता है उस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन पे जीरो हो जाता है, तो यहाँ पे कोई एनर्जी देनी नहीं पड़ती फॉर एक्साइटेशन। दैट वी स्टडीड हियर। तो उसके बाद हम लोग का 12.5 पे पहुंचे, नया वाला टॉपिक है दी लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ एन हाइड्रोजन एटम। तो 12.5 स्टार्ट करते हैं, छोटा सा टॉपिक है। हाँ, तो द लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एटम 12.5। According to the third postulate of Bohr's model, when an atom makes a transition from higher energy state with the quantum number n1 to the lower energy state with the quantum number nf, where ni is greater than nf, the difference of energy is carried away by a photon of frequency nu, such that h nu is equals to E of ni minus E of nf। कि हमने रिलेशन अभी अभी बोर के थर्ड पोस्टुलेट में पढ़ा, जब अपन हाइयर एनर्जी स्टेट से लोअर में जाते हैं तो अपना इलेक्ट्रॉन जो है वो एक फोटोन इमिट करता है जिसकी फ्रीक्वेंसी न्यू होती है, तो उसकी टोटल एनर्जी हो जाती है एच टू ई आई माइनस ई एफ। अपन लोगों ने थर्ड पोस्टुलेट में पढ़ लिया था। तो यहाँ पे लिखा है सिंस बोथ NF and NI are integers, this immediately shows that in transition between different atomic levels, light is radiated in various discrete frequency। तो ये कह रहा है कि जब इसमें से इसमें ट्रांसफर हुआ हायर से लोअर में, तो इसने फोटोन रिलीज किया, तो इसका न्यू मतलब फ्रीक्वेंसी जो थी वो कुछ थी, फ्रीक्वेंसी न्यू थी। तो जब फ्रीक्वेंसी रिलीज हुई तो यहाँ पे लाइट भी रेडिएट हुई होगी। व्हेन एनर्जी इज रेडिएटेड तो साथ में कुछ लाइट रेडिएट की गई होगी। thus the various lines in an atomic spectra are produced when electrons jump from higher energy state to lower energy state and photons are emitted। तो जो अपन ने रदरफोर्ड जी ने कहा था कि जब ये रोटेट करता है, इलेक्ट्रॉन रोटेट कराओ, तब ये एनर्जी रिलीज करता है। तो इसके कारण जो है वेवलेंथ की जो लाइट डिफरेंट वेवलेंथ के जो रेडिएशन होते हैं वो इमिट होते हैं। पर बोर ने कहा था कि ऐसा कुछ नहीं होता, वो अपने एक्सिस में चुपचाप घूमते रहते हैं, कुछ रेडिएट वगैरह नहीं करते। तो फिर जो रेडिएशन आता है वो आता कहाँ से है? तो फिर ये यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया कि जब अपने जो इलेक्ट्रॉन है वो हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पे जाते हैं और जो फोटोन रिलीज होते हैं वो रेडिएशन जो होता है वो हमको दिखता है व्हेन देयर इज ट्रांजिशन बिटवीन द एंड्स, मतलब ऑर्बिट। तभी जाके रेडिएशन रिलीज होता है और वही रेडिएशन जो है हमको दिखता है। तो ये वो एक मॉडल में क्लियरली स्पेसिफाई कर दिया गया था। जो रदरफोर्ड ने कहा था वो थोड़ा गलत कह दिया था कि जो रोटेशन है उससे इमिट होता है, पर यहाँ पे रोटेशन से नहीं, जब अपन लोग एक्साइटेड स्टेट से मतलब हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पे जाते हैं तब एक्साइट होता है, मतलब तब रिलीज होता है। दिस स्पेक्ट्रल लाइंस आर कॉल्ड इमिशन लाइंस, बट व्हेन एन एटम absorbs a photon that has precisely the same energy needed by the electron in a lower energy state to make transition to a higher energy state, the process is called absorption। तो अपन लोगों ने अभी बात की कि रेडिएशन कब इमिट होता है, जब हायर से लोअर में जाता है। तो हायर से लोअर पे जाने पे रेडिएशन इमिट हुआ और हमको पता चल गया कि हाँ ठीक है रेडिएशन इमिट होता है। नाउ इफ सम इलेक्ट्रॉन इज इन n इज इक्वल टू समथिंग, फिर जब उसको हायर एनर्जी लेवल पे जाना रहता है तो जब वो किसी फोटोन को एब्जॉर्ब कर लेता है जिसका एनर्जी उतना ही है जितना इसको एक्साइट करने के लिए एनर्जी चाहिए रहता है। जैसे यहाँ पे एनर्जी इसका E1 है और यहाँ पे जाने के लिए इसको E2 चाहिए, और कोई अपना फोटोन आया वो उसका वैल्यू है एनर्जी का
ई आई माइनस ई एफ, मतलब उतना ही एनर्जी है जितना इसको चाहिए एक्साइट होने के लिए। तो जब इसने इस फोटो को एब्जॉर्ब कर लिया तो इस फेनोमेन को बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। तो एब्जॉर्प्शन वाला फेनोमेनन यहाँ पे होता है जब वो फोटोन को एब्जॉर्ब कर लेता है और एक्साइट हो जाता है वो इलेक्ट्रॉन पर्टिकुलर। Thus, if photons with a continuous range of frequencies pass through a rarefied gas and these are analyzed with a spectrometer, a series of dark spectral absorption line appears in the continuous spectrum. The dark line indicates the frequency that has been absorbed by the atomic of the gas, atoms of the gas. तो जब हम ये अपने स्पेक्ट्रोमीटर से डिटेक्ट करते हैं फ्रीक्वेंसीज को और एनालाइज करते हैं, जो डार्क स्पेक्ट्रल एब्जॉर्प्शन आता है, मतलब जैसे अपन ने ऊपर में पढ़ा था इस फिगर में। हाँ हाँ, ये जो डार्क वाले हैं, ये जो है, ये जो एनर्जी है वो एब्जॉर्ब कर लिया गया किसके थ्रू, डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू, ताकि वो एक्साइट कर रहा है। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है, द सीरीज ऑफ डार्क स्पेक्ट्रल एब्जॉर्प्शन लाइन अपीयर्स इन द कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, क्योंकि ये जो अपने इलेक्ट्रॉन है वो उसको एब्जॉर्ब कर पा रहे हैं। द डार्क लाइन इंडिकेट्स द फ्रीक्वेंसी दैट हैज बीन एब्जॉर्ब बाय द एटम्स ऑफ द गैस। तो द explanation of the hydrogen atom spectrum provided by Bohr's model was a brilliant achievement which greatly stimulated progress towards the modern atomic theory. In 1922, Bohr was awarded Nobel Prize in Physics. तो जो बोर का जो मॉडल था वो पूरा का पूरा रदरफोर्ड के मॉडल के ऊपर डिपेंड था। बस उनने क्या किया था, जो रदरफोर्ड का मॉडल था उसमें एक ही ड्रॉबैक था, उन्होंने कह दिया था कि जब रोटेशन होता है इलेक्ट्रॉन का तो वो एक एनर्जी इमिट करता है। तो लोगों का कहना था जब ये एनर्जी इमिट कर रहा है तो एक टाइम आना चाहिए जब इसके एकदम होते 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 ये इलेक्ट्रॉन जो है प्रोटॉन में समा जाना चाहिए, कोलैप्स कर जाना चाहिए। और अपने जो बोर ने कहा था, ये जो अपने को रेडिएशन इमिट हो रहा है ये इसके रोटेशन के कारण इमिट नहीं हो रहा है, जब ये रोटेशन करता है तो कुछ इमिट ही नहीं करता है। ये जो अपने को रेडिएशन मिल रहा है वो है ट्रांजिशन के कारण। जब अपना एटम हाइयर से लोअर एनर्जी में जाता है, हाइयर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में जाता है, तो जो अपना फोटोन रिलीज करता है एच एनर्जी का, तो उसके कारण जो अपने को रेडिएशन होता है ये वो रेडिएशन है। तो बोर ने उनका जो एक पोस्टुलेट था उसको क्लियर कर दिया और सब लोग इससे सहमत थे कि हाँ ठीक है ये मॉडल है, इसमें कोई ड्रॉबैक नहीं है। तो बोर को 1922 में नोबेल प्राइज मिला इन फिजिक्स फॉर द डिस्कवरी ऑफ एटम। तो रदरफोर्ड और बोर को मॉडल लगभग लगभग सिमिलर था। जे जे थॉमसन का इसलिए कंसिडर किया जाता है क्योंकि उन्होंने पहली बार हिम्मत की थी कि स्ट्रक्चर ऑफ द एटम देने की, क्योंकि इससे पहले किसी के पास आइडिया ही नहीं था कि मतलब ऐसा कुछ हो सकता है एटम का स्ट्रक्चर वगैरह। इसलिए जे जे थॉमसन के मॉडल को भी कंसिडर किया जाता है। तो अभी हमने तीन पढ़ा है मॉडल। तो अगला टॉपिक अपना 12.6 डी ब्रोगलीज एक्सप्लेनेशन ऑफ बोर सेकंड पोस्टुलेट ऑफ क्वांटाइजेशन। तो अपन लोग यहाँ पे जो बोर का सेकंड पोस्टुलेट था कौन सा, एल इज टू एन एच अपॉन 2 पाई, इसके बारे में अपन लोग पढ़ेंगे 12.6 में। तो ये वाला अपन टॉपिक कल कंसिडर करते हैं, कल स्टार्ट करेंगे। तो उसके बाद कुछ एग्जांपल से हम नेक्स्ट लेक्चर में फिनिश कर देंगे। ओके सो एवरीवन, थैंक यू, बाय, हैव अ गुड डे।